एक छोटे से गांव में एक पुराने घर के आंगन में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पर लटका था आसमानी रंग का झूला, जैसे उस पर रोज कोई झूलता हो। वो झूला खुद ही आगे पीछे हो रहा था, जिससे आते जाते लोगों की नजर एक बार उस पर पड़ ही जा रही थी। गीता एक 15 साल की बच्ची भी उधर से होते हुए अपने मामा के यहाँ जा रही थी। मामा, ये क्या है, इतना चमक रहा है? ये झूला है बेटा, तुमने शहर में भी तो देखे होंगे ऐसे झूले। हाँ देखे तो हैं, लेकिन इतना बड़ा झूला, और इस पर कोई झूल भी तो नहीं रहा। ऐसा क्यों है मामा? गांव में बच्चे नहीं हैं क्या? बहुत सारे बच्चे हैं मेरी गुड़िया, लेकिन सब तुम्हारी तरह चंचल नहीं होते हैं। चलो गीता, खेलने चलते हैं बगीचे में। हाँ चलो, मजा आएगा। वहाँ क्या क्या है? वहाँ पेड़ पौधे झूले सब कुछ है, तुम चलो तो सही। गीता और टीना बगीचे में चले जाते हैं। वो बगीचा बहुत ही सुंदर होता है। बताओ कैसा लगा तुम्हें बगीचा? मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर है ये तो। मैंने बोला था ना तुम्हें। लेकिन गीता का मन उस पुराने घर के आंगन में लगे झूले पर झूलने का था। सुनो टीना, वो पुराना घर है, उस घर में एक झूला है, क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकती हो? मैं लेकर तो जा सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ज्यादा वहाँ पर जाता नहीं है। गीता और टीना वहाँ पहुँच जाते हैं। झूला अभी भी खाली होता है, दूर दूर तक कोई नहीं। चलो गीता, अब तो देख लिया ना पास से, अब चलो यहाँ से। अरे रुको ना, एक बार झूल तो लूं। तुम मुझे आगे से ही धक्का दे दो। टीना गीता को आगे से धक्का देती है, लेकिन झूला आगे की तरफ ही हिलने लगता है, जिससे टीना गिर जाती है। गीता उसको उठाने के लिए उतरने की कोशिश करती है कि तभी उसके कंधे पर एक भारी हाथ पड़ता है। वो एक चुड़ैल का होता है। तुम कौन हो? मैं आज से तुम्हारी सहेली, चलोगी ना मेरे साथ? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे मामा के पास जाने दो। और एकदम से वो तीनों गायब हो जाती हैं। गांव वाले उन्हें बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलती। ना जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची। इस बात को 3 साल हो जाते हैं और बस पीपल का एक पेड़ और झूला वहाँ होता है। एक दिन डॉक्टर शेखर वर्मा एक परमाणु वैज्ञानिक होते हैं। बहुत केमिकल्स का काम कर लिया, अब गांव जाता हूँ। वह आराम से प्रकृति के साथ बाकी का जीवन गुजारना है। काम करते करते वो थक चुके होते हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया होता है। अपने परिवार, पत्नी अदिति और बेटे वेद के साथ वो इस छोटे वीरान गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। ये कैसी जगह हम रहने आ गए, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये झूला सच में आगे की ओर झूल रहा है, जबकि हवा तो पीछे से आ रही थी। ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ है। गांव के पुजारी पंडित चंदन, जिन्होंने शेखर को यहाँ आते देखा था, वो उनके पास गए और उन्होंने उन्हें चेताया। आप लोग यहाँ नए मालूम पड़ते हैं, मैं बस यही बोलूँगा कि उस झूले से दूर रहो। वो तुम्हारे समय का नहीं है, और जो भी उस पर बैठता है वो इस समय का नहीं रह जाता। अंधविश्वास, यही सब तो देखने मैं यहाँ आया हूँ, और इन्हें मुझे इसी से दूर रखना है। कुछ दिन वेद ने झूले पर जाने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई उसको रोक लेता था। लेकिन एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। वेद अपने कमरे से गायब था। शेखर और अदिति ने सारा गांव छान मारा। आखिर में उन्हें वही झूला दिखा और झूले पर वेद झूल रहा था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुँचे, वो गायब हो गया। वेद कहाँ है? इतनी तेज बारिश हो रही है, और इतनी रात में वो कहाँ चला गया होगा? मुझे नहीं पता, अभी तो यहीं पर था। वो जाएगा कहाँ? एक तो ये अनजान जगह, ऊपर से इतनी बारिश, मेरा बच्चा जाने कहाँ है? अदिति रोने लग जाती है और शेखर वेद को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसको वो आसमानी झूला दिखता है, जो उसके सामने एक बार तेजी से झूलता है, फिर एकदम से रुक जाता है। शेखर को महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वेद को ढूंढ रहे हो? वो अब मेरे पास है। कौन है? कहाँ है मेरा बेटा? वो तो गया, अब नहीं मिलेगा कभी। फिर वो चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है। शेखर अगले दिन उस पंडित को ढूंढता है। तब पंडित चंदन उसे सच बताते हैं। 100 साल पहले इस गांव की एक लड़की थी माया। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन तंत्र मंत्र की साधना में डूबी रहती थी। जब गांव वालों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, उसने अंतिम समय में श्राप दिया, मैं लौटूंगी,
समय से बाहर होकर, इस झूले से होकर, और तुम्हारे बच्चों को अपना बनाऊंगी। उस दिन से हर तीसरे साल गांव का एक बच्चा इस झूले से गायब हो जाता है और कभी लौटता नहीं। शेखर ने पंडित की बात सुन ली, लेकिन मानी नहीं। अब 3 साल बीत चुके होते हैं। शेखर और अदिति अब टूट चुके थे, लेकिन 3 साल बाद एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हूँ माँ, आपका वेद, मैं वापस आ गया। अदिति उसको गले से लगा लेती है, लेकिन अब वेद पहले जैसा नहीं था, कुछ बदला था और वो धीरे धीरे बोलता था, जैसे कोई और उसकी जबान से बोल रहा हो। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। रात को अदिति ने देखा वेद अंधेरे में झूले की दिशा में जा रहा था। वो पीछे पीछे गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। अदिति बेहोश हो गई। शेखर ने तय किया कि वो इस शैतानी टाइम लूप को तोड़ेगा। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए झूले के आसपास एक चुंबकीय एनर्जी फील्ड तैयार किया। लेकिन एक समस्या थी, उसे झूले पर खुद झूलना होगा। शेखर ने झूले पर बैठते ही आंखें बंद कर ली। जैसे ही झूला आगे बढ़ा, वो एक अंधेरी सुरंग में चला गया और हर ओर छोटे छोटे बच्चों की चीखें। ये क्या? ये कौन सी जगह है? मैं ये खेल खत्म करूंगा। मैं भी साइंटिस्ट हूँ। मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। और तुमने जिन बच्चों को चुराया है, वो सब वापस आ जाएंगे। उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। चुड़ैल गुस्से में उसकी तरफ जाती है और एक हाथ से उसकी गर्दन दबाने लगती है। शेखर का दम घुटने लगता है, लेकिन शेखर हारता नहीं है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है, जिसे उसने टाइम ब्रेकर कहा था। उसने जैसे ही डिवाइस चालू किया, पूरा टाइम लूप कांपने लगा। नहीं, नहीं, वो चिल्लाई, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं हमेशा के लिए बंद जाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। घर जाओ बेटा, तुम सब अब आजाद हो। और पापा, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुझे एक काम करना है। आप लोग जाओ बेटा। वो एक एक कर सारे बच्चों को वापस भेज देता है। उनके माता पिता अपने बच्चों को देखकर खुशी से रोने लग जाते हैं, लेकिन बच्चे जैसे गए थे वैसे ही वापस आए होते हैं। मैं ये डिवाइस ले गया तो मैं बहुत ही नामी बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको लेकर गया तो सारे बच्चे फिर यहीं आ जाएंगे। शेखर बहुत सोचने के बाद उस डिवाइस को वहीं पर रखकर उस झूले पर बैठ जाता है और वापस आ जाता है। उसके बाद तेज रोशनी और एक विस्फोट के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। अब वो आसमानी झूला तो हिलता नहीं था। अदिति ने जब आंखें खोली, वेद उसके पास था, सामान्य, मासूम और पूरी तरह ठीक। और शेखर भी मुस्कुरा रहा था। गांव का झूला अब टूट चुका था और माया अब सिर्फ एक नाम थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी रात हवा उल्टी दिशा में बहने लगे